आज के लेक्चर में जो है हम लोग कॉलिजन को ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कॉलिजन का जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपके फाइनल पेपर में आएगा ही आएगा। तो आज के लेक्चर में जो है हम लोग इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन को हम लोग मैथमेटिकली कैसे ड्राइव करेंगे इस एक्सप्रेशन को वो देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अभी तक भी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो चलिए आज के लेक्चर में जो है हम लोग इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन को हम लोग मैथमेटिकली इसके एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे और इसमें देखेंगे कि हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है। तो एक ऐसा कॉलिजन या हम कहते हैं द कॉलिजन ड्यूरिंग विच इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी विल टेक्स प्लेस। तो ऑब्वियसली इलास्टिक कॉलिजन के अंदर एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है। तो इसके अंदर जो पार्टिकल का वेलोसिटी है उसका हम मैथमेटिकली कैसे हम उस पार्टिकल के स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इलास्टिक कॉलिजन का आज हम लोग वन डायमेंशन के केस में देखेंगे। वन डायमेंशनल मतलब इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन में हम इसका क्या देखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग आज के लेक्चर में ड्राइव करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए हम डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो हम लोग डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बता रखा हूं, इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन दैट मीन्स इस कॉलिजन के दौरान जो पार्टिकल कॉलिजन के बाद जो फाइनल वेलोसिटी को अटेन करता है, एक्चुअली हमें वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फाइंड आउट करना है आफ्टर कॉलिजन। तो चलिए मैथमेटिकली हम लोग इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करते हैं कि आफ्टर कॉलिजन जो पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी होगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि हमने दो बॉडी लिया, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी। मान लेते हैं ए बॉडी का मास हमने m1 ले लिया जो कि इनिशियली u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और यहाँ पे बी बॉडी है जिसका मास m2 है जो इनिशियली किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, u2। दैट मीन्स u1 और u2 यानी कि दो बॉडी है a और b जिसका मास है m1 और m2। हम कह सकते हैं ma और mb भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट है, पहले बॉडी का वेलोसिटी u1 और दूसरे का u2। दैट्स वाई बिफोर कॉलिजन दोनों बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन ड्यूरिंग कॉलिजन क्या होगा, जब दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा तो ड्यूरिंग कॉलिजन क्या होगा, ए जो है बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज गिवन एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। तो सिमिलरली फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए, एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। तो जो ए है वो बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और बी जो है वो ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, यानी कि ड्यूरिंग कॉलिजन ये होगा। तो जब दोनों बॉडी आपस में फिजिकली कोलाइड करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बट ऑलरेडी हम लोग किस कॉलिजन के बारे में बात कर रहे हैं, इलास्टिक कॉलिजन। तो वो तो ठीक है, इस कॉलिजन के अंदर एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बट एक्चुअली प्रैक्टिकली हो तो ये रहा है ना, बॉडी तो आपस में कोलाइड कर रहा है और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब देखते हैं आफ्टर कॉलिजन क्या होगा। तो ड्यूरिंग कॉलिजन दिस इज द सीन व्हिच इज ऑलरेडी शोन इन द स्क्रीन। आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, पहले बॉडी का वेलोसिटी v1 यानी कि इनिशियली हमारे पास वेलोसिटी क्या था u1, लेकिन कॉलिजन के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, जो कि v1 वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेगा और मास तो वही रहेगा, मास उसका वही रहेगा और दूसरे बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v2। तो आफ्टर कॉलिजन ये सीन बनता है। अब देखिए फर्दर जो इस डेरिवेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो किस बिहाफ पे करेंगे। तो ऑलरेडी जब हम आपका कॉलिजन टाइप्स ऑफ कॉलिजन को एक्सप्लेन कर रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि जो भी जितने भी टाइप के कॉलिजन होता है उसका कैरेक्टर को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्दर अगर हम इन इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन के डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे तो किस बिहाफ पर करेंगे, किस पैरामीटर को कंसीडर करके हम लोग करेंगे, या कैसे हम कॉलिजन के बाद जो बॉडी का वेलोसिटी होगा उसके एक्सप्रेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे कॉलिजन इलास्टिक हो रहा है तो इलास्टिक कॉलिजन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसी के बिहाफ पे हम मैथमेटिकली इसको क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, मोमेंटम कंजर्व होता है। ऑलरेडी हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, मोमेंटम इलास्टिक कॉलिजन के अंदर कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व होता है और साथ में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है।
तो इसी 3 पैरामीटर के बिहाफ पे हम इस एक्सप्रेशन को ड्राइव आसानी से कर सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट को हमें देखने की रिक्वायरमेंट उतना नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो ऑलरेडी जानते हैं इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आप लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि हमने एरो पॉइंटिंग कर दिया हूं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग, यानी कि बिफोर कॉलिजन जो मोमेंटम रहेगा और आफ्टर कॉलिजन जो मोमेंटम रहेगा वो दोनों क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। दैट मींस बोथ आर सेम। तो हम बिफोर कॉलिजन देखते हैं, तो इस वेलोसिटी का मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू, आप अगर चाहें तो मैं अगर इसके मोमेंटम को पी ए लिख सकता हूं, इसके मोमेंटम को पी बी लिख सकता हूं, तो आफ्टर कॉलिजन हम क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, पी वी डैश। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 u1, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारे पास, m2 u2, और यहां पे इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 v2। आई होप इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी ए डैश प्लस पी बी डैश। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं इस एक्सप्रेशन को। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा देखिए, पहले बॉडी का मोमेंटम को एक जगह लेते हैं और दूसरे बॉडी का मोमेंटम एक जगह लेते हैं। तो m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। दिस इंप्लाइज m1 को अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूँगा तो u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, आप अगर m2 को यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो v2 माइनस क्या आ जाएगा, u2। इस एक्सप्रेशन को हम क्या मान सकते हैं, सेकेंड एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिस्टमेटिक है और क्लियर है। देखिए m1 को कॉमन ले लिया तो u1 माइनस v1, और यहाँ पे m2 को कॉमन ले लिया तो v2 माइनस u2। अब दूसरा ट्रैक हम किसको देखते हैं, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। फिर अब देखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब हम, क्योंकि हम जानते हैं इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारा कंजर्व रहता है। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखते हैं हम लोग, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, आप देखिए बहुत ही सिंपल, पहला चीज़ तो आप सिंपली ले सकते हैं, इधर से हाफ को कॉमन ले लेते हैं, इधर से हाफ को कॉमन ले लेते हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फर्दर एक स्टेप को हमें कंटिन्यू करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब हम क्या करते हैं, m1 u1 स्क्वायर, उसी तरह पहले बॉडी को इधर ले लेते हैं तो m1 v1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2 v2 स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले सकते हैं m2 u2 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज m1 को अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, m2 को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। आई होप आपको स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, थोड़ा हम इसको रब कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो।
चलिए देखिए, तो इस एक्सप्रेशन को हम इधर थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसको नंबर ऑफ इक्वेशन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दिस इंप्लाइज इस स्टेप को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं m1। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं m1, और इसको लिख सकते हैं u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं m2, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या मान लेते हैं, तीसरा एक्सप्रेशन मान लेते हैं। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए ऑलरेडी आप दूसरा इक्वेशन में क्या, ये तो आपका ओरिजिनल इक्वेशन है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 रखे हैं। सेकेंड इक्वेशन और थर्ड, अब देखिए अगर हम थर्ड इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड कर दें तो एक स्टेप मेरा शॉर्ट हो जाएगा, u1 v1 वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे भी आप देखें तो जो हमारा v2 और u2 वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लिखते हैं नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय सेकेंड। अगर हम थर्ड इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दें, सेकेंड से, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। हर एक टर्म के लेफ्ट हैंड को हम लेफ्ट हैंड से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड को किससे डिवाइड करेंगे, राइट हैंड से डिवाइड करेंगे। इसमें कोई दिक्कत, देखिए यहाँ से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, u1 माइनस b1 कैंसिल आउट हो जाएगा, v2 माइनस u2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे बचेगा वो क्या बचेगा, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू, हमारे पास इधर क्या बचेगा, v2 प्लस u2। बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहीं पे टर्म को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ गया, यानी कि u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पार्टिकल का हम एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं। तो अगर देखिए अगर मैं यहाँ से v1 निकालना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, v2 प्लस u2 माइनस u1। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस इक्वेशन को हम कौन सा इक्वेशन मान सकते हैं, 4। अब देखिए इस डेरिवेशन में हमारा टारगेट क्या है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि इस इलास्टिक कॉलिजन जो 1 डायमेंशन का है, इसके अंदर एक्चुअली कॉलिजन के बाद जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो मुझे फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स आफ्टर कॉलिजन जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो या तो आप v1 का एक्सप्रेशन निकालिए और जो भी v1 का एक्सप्रेशन आएगा उसको इंटरचेंज कर दीजिएगा तो आपको v2 निकल जाएगा। मतलब कोई भी एक पार्टिकल का अगर आप वेलोसिटी निकालते हैं तो दूसरे को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, v1 निकाला। अब ये जो फोर्थ इक्वेशन आया और जो मेन इक्वेशन है, आप देखिए सारा चीज तो हमें फाइंड आउट कहाँ से होगा, इसी मेन ओरिजिनल इक्वेशन से होगा। तो अगर मैं यहाँ पे v1 के जगह इस वैल्यू को पुट कर दूं तो सारा एक्सप्रेशन हमें किसके फॉर्म में मिलेगा, v2 के केस में मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे। यानी कि m1 प्लस u2 m1 u1, ये इस एक्सप्रेशन को तो हम इजीली लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटीज ऑफ bodies after
कॉलिजन। यानी कि हम बेसिकली क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आफ्टर कॉलिजन। तो देखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ v1 फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि हमें क्या करना, पुट द वैल्यू ऑफ v1 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में जो v1 का एक्सप्रेशन है उसको हमें किस में डालना है, इक्वेशन फर्स्ट में डालना है। तो देखिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1। तो v1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v2 प्लस u2 माइनस u1 प्लस m2 v2। अब फर्दर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है बट कुछ भी नहीं है, केवल सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप है। तो ज़्यादा कोई आप लोग को मेरे ख्याल से दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। सिस्टमेटिकली आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे हम कैसे इसको ड्राइव करेंगे, बहुत ही सिंपल है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करके खोलते चलिए, m1 v2 प्लस m1 u2 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से ऑब्वियसली बात है कि हमें क्या करना है, वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आफ्टर कॉलिजन, यानी कि हमें ऑटोमेटिकली दिख रहा है v2 निकालना है। तो जो भी v2 वाला टर्म है, देखिए v2 इसमें है और v2 इसमें है, इसके अलावा किसी में है नहीं है। तो हम v2 वाले टर्म को एक जगह रखते हैं और रिमेनिंग टर्म को एक जगह कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज, आपको देखिए यहाँ पे m1 u1, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर लाइए, प्लस में चला जाएगा m1 u1। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है m2 u2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इधर लाइए तो माइनस m1 u2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 v2 प्लस m2 v2। तो m1 v2 प्लस m2 v2, m1 u1 प्लस m1 u1, तो ये हमारे पास 2m1 u1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ से m2 u2 और m1 u2, अगर आप यहाँ से u2 को कॉमन ले लेते हैं तो m2 माइनस m1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इजिली, यानी कि हमने क्या कर दिया, यहाँ से u2 को कॉमन ले लिया तो m2 माइनस m1 आ गया। अब यहाँ से ऑटोमेटिकली v2 को कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली हमें क्या फाइंड आउट करना, v2। तो अगर मुझे v2 फाइंड आउट करना है तो फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, 2m1 u1 प्लस u2 इंटू m2 माइनस m1 जो है, आप क्या कर सकते हैं, v2 निकालना है तो v2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन में क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2। आप चाहें तो इसको खोल भी सकते हैं, देखिए मैं यहीं पे खोल देता हूं, 2m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस u2 इंटू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल, 2m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू u1 दे दीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लस आप यहाँ से ले सकते हैं u2 m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो आई होप दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर v2, यानी कि कॉलिजन के बाद जो सेकेंड पार्टिकल है v2, सेकेंड पार्टिकल का मुझे वेलोसिटी मिल गया। इसका एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया, 2m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू u1
प्लस U2 इंटू M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम अगर फर्स्ट पार्टिकल का कॉलिजन के बाद वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो फिर सर हमें इतना लंबा करना पड़ेगा। देखिए प्रोसीजर वही होता है जहां पे आपने देखा होगा कि जो इक्वेशन हमारे पास फोर्थ आया था, आर गॉट माय पॉइंट और नॉट, वहां से हमने क्या निकाला, V1 निकाला, उसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो सारा एक्सप्रेशन V2 के टर्म में आ गया। अगर मैं वहीं पे V2 निकाल करके फर्स्ट एक्सप्रेशन में डाल दूं तो सारा एक्सप्रेशन किसके टर्म में आ जाएगा, V1 में। फिर उसी तरह से हम इसको सॉल्व करके इजीली निकाल सकते हैं। तो हमें किसी एक का निकालना है और अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास V2 आ गया तो हम इसी वैल्यू को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो डायरेक्ट हमें किसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा, V1 का मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे फर्दर हमें इतना फिर से स्टेप को कंटिन्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं आफ्टर, यानी कि फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ V1 वी हैव टू इंटरचेंज द वैल्यू, यानी कि हम सीधे लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट करके लिख दीजिए, यहाँ पे फॉर गेटिंग द एक्सप्रेशन of V1 we interchange the value of V2, यानी कि फॉर गेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ V1 we interchange the value of V2 in their expression। तो हेंस अगर मुझे V1 का एक्सप्रेशन लिखना होगा तो हम सिर्फ जो, यानी कि हमने लिख दिया है फॉर गेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ V1 वी इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ V2 इन देयर एक्सप्रेशन। मतलब V2 का जो भी एक्सप्रेशन है उसमें वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो वी आर गेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ V1। तो V1 के लिए इसी एक्सप्रेशन को इंटरचेंज कर दिए। V1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 2, जहां पे M1 है वहां पे क्या पुट कर देंगे, M2। M1 प्लस M2 में तो कोई फर्क नहीं है, चाहे M2 प्लस M1 लिखिए, M1 प्लस M2 लिखिए, बोथ आर सेम। M1 प्लस M2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, जहां पे U1 है इंटरचेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, U2 प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास U2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, U1, M2 माइनस M1 है तो M इंटरचेंज करने के बाद M1 माइनस M2 अपॉन में तो M1 प्लस M2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर V1, यानी कि आपको V2 का भी एक्सप्रेशन मिल गया, V1 का मिल गया, किसी का भी आप एक फाइंड आउट कर सकते हैं सिस्टमैटिकली। और एक का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के बाद आप इंटरचेंज करके डायरेक्टली किसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरा। मतलब दूसरे को फाइंड आउट करने के लिए फर्दर आपको पूरे स्टेप को कंटिन्यू करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।